हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। प्रसारवाद के जर्मन विचारधारा का मूल्यांकन करना है। इसमें जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में हम देखेंगे कौन कौन से इस कैटेगरी में, इस स्कूल में आते हैं। प्रसारवाद की बात करें यानी कि जर्मन स्कूल की बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूजनिस्ट की बात हम कर रहे हैं। तो कौन कौन से डिफ्यूजनिस्ट हैं? फ्रिडरिच राडजिल, लियो फ्रोवेनियस, फ्रिट्ज ग्राबनर, विल्हेल्म स्किम्ड, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रसारवादी हैं यानी डिफ्यूजनिस्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो गाइस, डिफ्यूजनिज्म यानी प्रसारवाद, ये जो थ्योरी है ये 20वीं सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में सामने आया था, जिसमें जितने भी राइटर्स थे, ऑथर्स ने सांस्कृतिक समानताएं, परस्पर संपर्क, सांस्कृतिक अलम, सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चर क्रेज, ये सारे चीज़ों का संस्कृति के विकास को यहाँ पे क्या किया, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। प्रसारवादियों की बात करें तो इनके अनुसार कल्चरल जितने भी फीचर्स हैं ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले लोगों के द्वारा फैलाई गई होगी और वहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपना लिया होगा। इसीलिए इसे कहते हैं प्रसारवाद यानी डिफ्यूजनिज्म, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो और आप अपने साथ कुछ कल्चर लेकर जाते हो एंड जहाँ जाते हो वहाँ का भी कल्चर आप क्या करते हो, एडप्ट कर लेते हो। प्रसार के सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि संस्कृति के ऐतिहासिक विकास के वर्णन का प्रयास करने वाली योजना के रूप में सबसे अच्छा समझा गया है। सांस्कृतिक प्रसार की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट मतलब कंपलसरी नेसेसरी कंडीशंस भी हैं, जैसे कोई भी सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह से सांस्कृतिक तत्व तभी ग्रहण करता है, तभी एडप्ट करता है जब वह उसके लिए अर्थपूर्ण हो, उसके लिए लाभकारी होता है। प्रसार के क्रम में यह आवश्यक नहीं है कि सांस्कृतिक तत्व अपने आरंभिक स्वरूप को बनाए रखें। इसके अपोजिट परिवर्तित पर्यावरण के अनुसार उनके परिवर्तित संभव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया सदैव उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति या विकसित संस्कृति से अविकसित संस्कृति की दिशा में होती है। तो गाइस, हमें यहाँ पे यह ध्यान देना है कि प्रसारवाद में होता क्या है। प्रसार मतलब फैलना, एक जगह से दूसरी जगह जो हम जाके अपने साथ साथ वो संस्कृति को, वो कल्चर को हम फैलाते जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हो गया प्रसारवाद। एंड इस सांस्कृतिक प्रसार की बहुत सारे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंपलसरी, यहाँ पे नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन है। सांस्कृतिक जो प्रसार, इसकी प्रक्रिया सदैव उच्च संस्कृति यानी जो अपर क्लास की जो कल्चर है उससे लेकर लोअर क्लास की जो कल्चर है वो, या फिर विकसित संस्कृति से अविकसित संस्कृति की दिशा में होती है। सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया सांस्कृतिक तत्व ग्रहण करने वाले समूह में परिवर्तन ला सकती है। कभी कभी परिवर्तन आसानी से हो जाता है एंड कभी कभी बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये तो चेंजिंग नहीं आता। सांस्कृतिक प्रसार में कुछ रुकावटें भी हैं, जैसे कि नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, मरुस्थल है, यातायात है, आवागमन के साधनों का अभाव। इस तरह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण परिवर्तन आसानी से कभी कभी नहीं हो पाता है। प्रसार के उपसंप्रदाय की हम बात करें तो प्रसारवाद इस बात पर एक मत नहीं है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से संस्कृति का प्रसार संसार के अन्य भागों में हुआ है। इस विषय पर प्रसारवादी विभिन्न उपसंप्रदायों में क्या हो गए हैं, वो डिवाइड हो गए हैं। जैसे हम बात करें ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट जो ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जर्मन डिफ्यूजनिस्ट जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से 3 यहाँ पे कैटेगरीज बन गया है। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जो जर्मन स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं। ब्रिटिश में हम देखते हैं ग्राफ्टन, एलियट, स्मिथ, विलियम जेम्स पेरी, ये इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजनिस्ट। एंड अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट की बात करें तो फ्रांस बोस, क्लार्क विस्लर, एल क्रावर। एंड जर्मन स्कूल ऑफ थॉट बात करें तो फ्रिट्ज राडजिल, लियो फ्रोवेनियस, फ्रिट्ज ग्राबनर, विल्हेल्म स्किम्ड।
तो गाइज यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे जर्मन डिफ्यूजनिस्ट है। तो जर्मन डिफ्यूजनिस्ट यानी जर्मन जो प्रसारवादी संप्रदाय की बात करें, स्कूल की बात करें, तो जर्मनी प्रसारवादी संप्रदाय को ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। जर्मन प्रसारवादी अपने समकालीन ब्रिटिश प्रसारवादी की तुलना में श्रेष्ठ थे। वे ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट के समानार्थी प्रसारवादी नहीं थे। इसके पीछे रीज़न ये है कि इन विद्वानों ने किसी स्थान विशेष को संस्कृति का केंद्र नहीं माना है कि फलना संस्कृति फलना जगह से हुआ है, फलना स्थान से हुआ है। इसी रीजन से इन विद्वानों ने उद्विकासवादियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र आविष्कार की अवधारणा की भी उपेक्षा नहीं की है। इन विद्वानों के अनुसार संस्कृति का विकास किसी एक स्थान पर न होकर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न काल में हुआ होगा। जैसे जितने भी विद्वान हैं, चाहे ब्रिटिश की बात करें या अमेरिकन की बात करें, तो उन लोगों का कहना था एक स्थान से हुआ है एंड एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट किए तो अपने साथ साथ कल्चर को साथ लेते गए एंड वहाँ के भी कल्चर को क्या किए, एडेप्ट कर लिए। बट जर्मनी रिफ्यूजिस्ट की बात करें तो ये लोग का ऐसा कंसेप्ट नहीं था। ये लोग का बस यही कहना था कि जो कल्चर जिसका जो विकास हुआ है तो ये एक जगह से नहीं हुआ, जहाँ जहाँ लोग चलते गए जाते गए एंड वहाँ वहाँ का वो कल्चर को अडेप्ट करते चले गए एंड अलग अलग ड्यूरेशन में पीरियड में कल्चर और उसमें ऐड होता चला गया। जर्मनी जो डिफ्यूजनिस्ट है, इन लोगों के अनुसार अगर सांस्कृतिक तत्व या संकुल के विभिन्न स्तरों के वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाए तब इसका प्रवचन विभिन्न स्थान और काल के साथ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। जर्मनी डिफ्यूजनिस्ट के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक तत्व या संकुल के प्रवचन की व्याख्या ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर ही की जा सकती है। जर्मन प्रसारवाद संप्रदाय जो कि क्रेज के अध्ययन से रिलेटेड रहा है एंड इसे कल्चर क्रेज स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज कहीं के पर क्वेश्चन मिलेगा कल्चर क्रेज स्कूल किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा जर्मन स्कूल ऑफ थॉट या फिर कल्चर क्रेज स्कूल। ये दोनों एक ही है, तो दोनों के डिफ्यूजनिस्ट में नेम आपका यही आएगा। फ्रेड्स ग्रैबनर की बात करें तो इनका जो ड्यूरेशन है 1877 टू 1934, तो ये इनका ड्यूरेशन हो गया। ग्रैबनर की बात करें तो जर्मनी के एक संग्रहालय के ये अध्यक्ष थे एंड साथ ही साथ वे संस्कृति चक्र संप्रदाय के नेता भी माने जाते थे। संप्रदाय के नेता होने के साथ साथ काफ़ी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई थी। ग्रैबनर ने संस्कृति चक्र या संस्कृति स्तर जिसे कल्चर स्टेरेटा कहते हैं से रिलेटेड अपने विचार का विश्व स्तर पर उन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने 1911 में इनकी इम्पॉर्टेंट बुक पब्लिश हुई थी मैथड डेर एथनोलॉजी। इम्पॉर्टेंट उनकी बुक है एंड संस्कृति चक्र के मापदंड से रिलेटेड दो उन्होंने नियम भी दिए हैं इस बुक में। एक का नाम है स्वरूप का मापदंड एंड दूसरा का नाम है परिमाण का मापदंड। तो ये बुक जब आप रीड करेंगे फ्रिट्ज ग्रैबनर की मैथड डेर एथनोलॉजी, तो इस बुक में आपको दो नियम मिलेंगे। स्वरूप का मापदंड या प्रस्तुत करता है कि दो सांस्कृतिक तत्वों के बीच समानता जो प्रकृति की देन नहीं है प्रसार के कारण होती है एंड दूसरा रूल्स है इनका परिमाण का मापदंड। इस रूल्स के अकॉर्डिंग इस नियम के अनुसार जैसे जैसे समानता दर्शाने वाले तत्वों की संख्या में वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग होती है, वैसे वैसे दो तत्वों के बीच हिस्टोरिकल रिलेशन की संभावना बढ़ती जाती है। ग्रैबनर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्रैबनर इनका मानना था कि आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम संस्कृति के आधार पे जैसे भाषा हो गया, अस्त्र हो गया, इसके निर्माण का आविष्कार किया होगा। इसके पश्चात मानव विभिन्न छोटे छोटे झुंड में विभाजित हो गया होगा जिसे बैंड कहा जाता है। ग्रैबनर एंड उनके समर्थक स्वरूप निर्धारण से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। वे लोग कालक्रम के पुनर्निर्माण में पूर्ण अभिरुचि रखते थे। ओशिनिया में किए गए अपने रिसर्च के आधार पर ग्रैबनर ने संस्कृति विकास के लिए 6 सीरीज़ बताया, 6 क्रमिक स्तरों का वर्णन किया है। जैसे तस्मानियन कल्चर, तस्मानिया की संस्कृति, नेक्स्ट है ओल्ड ऑस्ट्रेलियन कल्चर, नेक्स्ट है टोटेमिक, नेक्स्ट है आपका मोइती ग्रुप, नेक्स्ट है आपका मेलेनेशियन बो कल्चर एंड नेक्स्ट है पॉलिनेशियन कल्चर। तो ग्रैबनर के अकॉर्डिंग इस तरह से 6 क्रमिक स्तर हैं जिसके थ्रू सांस्कृतिक विकास हुआ है। ये 6 स्टेज माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रैबनर।
क्रैवडर ने प्रसार को दो भागों में फिर से ऐसे विभाजित किया है, डिवाइड किया है। एक को कहते हैं प्राइमरी डिफ्यूज़न एंड दूसरा है आपका सेकेंडरी डिफ्यूज़न। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफ्यूज़न। तो ये प्राइमरी डिफ्यूज़न यानी कि प्राथमिक जो प्रसारवाद है क्या है, तो क्रैवडर ने तस्मानिया संस्कृति को सर्वप्राचीन होने के कारण प्राथमिक प्रसार का एग्जाम्पल माना है। उन्होंने कहा है कि जो तस्मानियन जो कल्चर है ये सर्वप्राचीन कल्चर है, इसलिए से प्राइमरी डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी डिफ्यूज़न। संस्कृति के जटिल तत्व संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में सेकेंडरी डिफ्यूज़न के कारण विकसित हुआ है। इसलिए इन्होंने कहा है कि क्रैवडर ने कि जो डिफ्यूज़न हुआ है ये 2 पार्ट्स में हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आ गया तस्मानिया कल्चर एंड सेकेंडरी में आ गया ऑस्ट्रेलियन कल्चर। गाइस, अब विल्हेल्म स्कीम की बात करें तो इनका जो ड्यूरेशन है 1868 to 1954 विल्हेल्म स्कीम का ड्यूरेशन है। फादर एक्सकीम्ड का जो जन्म 1868 में हुआ है एंड वे क्रैवडर के समर्थक के रूप में विख्यात थे। स्कीम ने भी स्वरूप का मापदंड एंड परिमाण का मापदंड नियमों का विश्व स्तर पर कल्चर को डिफरेंट क्रेज में उसे डिवाइड करने के लिए क्रैवडर का अनुकरण किया है। स्कीम ने 4 बृहद श्रेणी में क्रेज की चर्चा की है, जो है प्रिमिटिव कल्चर क्रेज, प्राइमरी कल्चर क्रेज, सेकेंडरी कल्चर क्रेज एंड टेरेस्ट्री कल्चर क्रेज। प्राइमरी हो गया, प्रिमिटिव हो गया, सेकेंडरी एंड टेरेस्ट्री। अगर हम प्रिमिटिव की बात करें, आदिम संस्कृति चक्र की बात करें, तो इसे भी सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो गाइस, ये हो गया जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।